नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि एस्ट्रोलॉजी हमारे को कैसे गाइड करती है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे प्रोफेशन के अंदर, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको दो पार्ट में बना रहा हूं। पहले में मैं आपको इसकी भूमिका समझाऊंगा, दूसरे में आपको उसकी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। दोस्तों, एक चीज को ध्यान रखिए, जिस समय पर हम इस धरती पर आए या हमने जन्म लिया, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसके आधार पर हमें कुछ स्थायी गुण और अवगुण मिले ही हैं। हम चाहे उसे माने या ना माने, ये अलग विषय है, लेकिन ये मिले हैं, ये बात निर्धारित है। और यही कारण है कि जब किसी की कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती है। वो कुंडली ही बता देती है कि व्यक्ति क्या है, कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी मानसिकता किस तरह की है, ये काम करने का इसका तरीका क्या है, इसकी फैमिली वेल्थ कितनी अच्छी है, फैमिली का माहौल कैसा है, इसके अपने घर में किस तरह से लोगों की बनती है, लोग इसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसका व्यापार किस स्तर का होगा या नौकरी किस स्तर की होगी, ये अपने घर में रहेगा या घर से बाहर जाएगा, विवाह होगा तो कब होगा और विवाह इसका सफल रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब चीजें हमें अपनी कुंडली से पता लग जाती है। जब इतनी बातें हमें अपनी कुंडली से पता लगती है तो फिर क्यों नहीं हम उसका सदुपयोग कर पाते। एक चीज को समझिए दोस्तों, मैं यहां दो उदाहरण से आपको समझाता हूं। हम बात करते हैं महाभारत काल की। 5 पांडव थे और पांचों एक ही गुरु के पास में शिक्षा लेने गए थे, यानी कि द्रोणाचार्य जी के पास गए थे। द्रोणाचार्य जी ने उन पांचों को शिक्षा दी, लेकिन पांचों को एक ही क्षेत्र के अंदर आगे नहीं बढ़ाया। यानी युधिष्ठिर को भाले के अंदर महारत हासिल थी, अर्जुन को धनुष विद्या में महारत हासिल थी, भीम को गदा के अंदर महारत हासिल थी। यानी हर व्यक्ति को उन्होंने उसके अनुसार ही ट्रेन किया। वो चाहते तो धनुष विद्या तीनों को सबको सिखा देते, लेकिन वो जानते थे कि इस विद्या के अंदर निपुण कौन हो सकता है, वो कौन से प्राकृतिक गुण उस व्यक्ति के अंदर है जो उसे धनुष विद्या के अंदर महारत हासिल करवाने की काबिलियत देते हैं। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं वर्तमान समय का। आप सभी लोग क्रिकेट के मैच के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर आपने एक चीज को गौर किया हो तो चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, जब भी इनके क्रम में, यानी कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे, चौथे पे करेंगे या ओपनिंग करेंगे, जब भी इनके इस क्रम के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, या तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई या बहुत खराब हो गई। दोस्तों, वही क्रिकेटर है, वही योग्यता है, लेकिन सिर्फ क्रम बदला है, और उस क्रम बदलने के अंदर ही उनकी परफॉर्मेंस में इतनी ज्यादा डिफरेंस आ गया कि यहां पर उनका पूरा खेल ही प्रभावित हुआ। दोस्तों, क्या एक क्रम बदलने से इतना फर्क पड़ता है? यदि आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, तो वो आपको यही कहेगा, हां ये बात सही है कि जैसे ही खिलाड़ियों का क्रम बदलते हैं, उन्हें दूसरे की जगह तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर या चौथे नंबर वाले को ओपनिंग में लेके जाते हैं, उसके खेल में फर्क आता है। ये क्यों आता है, कभी आपने सोचा? योग्यताएं अपनी जगह है, मैच अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन फिर भी फर्क आया। क्योंकि दोस्तों, एक इंसान का अपना एक ऑरा होता है, अपनी एक विशेषता होती है, अपने ग्रह नक्षत्र होते हैं। कौन आदमी स्ट्रेस लेवल ले सकता है, कौन आदमी कहां पर क्या कर सकता है, ये चीजें भी आपके परिणाम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। क्योंकि जब आप ओपनिंग करते हो तो आपके सामने टारगेट अलग होता है, जब आप मिडिल के अंदर आते हैं तो आपके सामने टारगेट दूसरा होता है, और जब लास्ट में बैटिंग करने आते हैं तब आपके सामने टारगेट दूसरा होता है। यानी जो ओपनर है, जो ओपनिंग कर रहा है, उसके सामने मैच का फिक्स टारगेट है कि हमें 300 रन बनाने हैं और 50 ओवर में बनाने, इसके हिसाब से हमें खेलना है। अब यदि स्टार्टिंग के 10-15 ओवर में ओपनर्स अच्छे रन बना पाए तो उसके बाद जो खेलने आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, और अब उनके सामने टारगेट होता है कि हमें 30 ओवर के अंदर अब इतने रन बनाने हैं। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए फर्स्ट
लाइन अगर फेल हो जाती है रन बनाने में, तो आप देखिए उसके पीछे वाले जो प्लेयर होते हैं उन पर प्रेशर ज्यादा आ जाता है और उस प्रेशर की वजह से वो ढंग से नहीं खेल पाते। यानी कि एक खिलाड़ी का प्रेशर हैंडल करने का पैरामीटर क्या है, कितना वो सॉलिड तरीके से उसको फेस कर पाता है, ये तय करता है कि उसका खेल वहां पर सुधरेगा या बिगड़ेगा। और ये कौन बताएगा? ये एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी तरह से बता देती है कि ये व्यक्ति कितना मानसिक दबाव सहन कर सकता है या कितना खूबसूरती के साथ काम कर सकता है मानसिक दबाव के अंदर। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर कुंडलियां देख करके लोगों को पहले या तीसरे क्रम पर खिलाया जाता है, लेकिन उनको पता लगता है कि अगर इसका थर्ड लेवल पर या तीसरे नंबर पर खेलने पर इसका खेल सुधरा है तो उसको वहां पर ही फिक्स करते हैं, और नहीं तो उसको किसी और नंबर पर खिला करके उसके खेल को प्रमोट करने की या उसके खेल को और बेहतर करने की वो कोशिश करते हैं कि ये प्लेयर किस नंबर पर अच्छा खेल पाता है। एक एग्जांपल और लीजिए, सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब जब उनको कप्तान बनाएगा, कैप्टनशिप के प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाए और उनका खेल बिगड़ा। दोस्तों, आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा, वो भी छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होती है। इसीलिए हमें जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मिलती है वो ये बताती है कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आप कितना सहन कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज आपके लिए बेहतर नहीं है। यदि उन सब चीजों को विजुलाइज करके और प्रैक्टिकल अप्रोच में लाकर यदि आप कोई काम करेंगे तो आप देखिए आपको आपके जीवन में सफलताएं बहुत तेजी से मिलेंगी। जैसे यदि मान लीजिए आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, वहां भी आप नए लोगों से बात करते हैं, उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं, घर में भी आप सबसे बहुत हंसी खुशी से बात करते हैं, रिश्तेदारी में भी आप बहुत अच्छे अपना बिहेव रखते हैं। इसका मतलब आपकी बोलने की स्किल और आपकी मित्रता करने की स्किल बहुत अच्छी है। तो आपका फील्ड क्या होना चाहिए? मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, ये आपका स्किल होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन, एचआर, ये आपका सेगमेंट होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, आपके प्रोफेशन का। लेकिन यदि मान लीजिए आपको किसी से बोलना पसंद नहीं, आप अपने अंदर ही मस्त रहते हैं, कहीं किसी से कोई बातचीत नहीं, लेकिन आपका एक दूसरा शौक है, आप गाड़ी उठाई और चल दिए घूमने, महीने में एक आध बार 1-2 घंटे के लिए ही सही कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, साल में एक बार 15 दिन की छुट्टी मनाने जाते हैं और आपको घूमना पसंद है। कभी भी आपको फैमिली बोले कि हमको आज घूमने चलना है, आप कहते हैं चलो तैयार हो जाओ, चलो घूम के आते हैं। इसका मतलब है ट्रैवलिंग आपका एक गुण है। ऐसे में यदि आप मार्केटिंग अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व करते हैं, टूरिज्म को इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अब यदि मान लीजिए आपको किचन में काम करना अच्छा लगता है, नई नई डिशें बनाना आपको अच्छा लगता है, खाने पीने का आपको शौक है, आए दिन आप कहीं ना कहीं बाहर खाने जाते हैं, घर में भी आप कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आइडिया लगा करके और कुछ नई चीज ट्राई करते रहते हैं, तो इसका मतलब है आपके लिए फूड इंडस्ट्री बेटर है। आप यदि उस क्षेत्र में जाएंगे, होटल इंडस्ट्री में जाएंगे, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, जहां पर खाने की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, स्वाद की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आप देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर बहुत रिसर्च करती है, उसके टेस्ट को लेकर के, और यहां तक कि अपनी कंपनी के अंदर उस प्रोडक्ट के टेस्ट को मेंटेन करने के लिए भी उन्होंने स्टाफ रखे हुए होते हैं और बहुत मोटी सैलरी उनको दी जाती है। वो हर प्रोडक्ट, हर बैच को टेस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल वैसा बना है या नहीं बना है, उसके बाद ही वो पैकेजिंग के लिए जाता है, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करते। और जो वो टेस्ट करके चीज की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, उनकी सैलरी लाखों में होती है। अब सोचिए दोस्तों, क्या काम है, जो चीज बन रही है उसको टेस्ट करना है, हाँ क्वालिटी सही है ना, ओके करना है, तभी वो चीज आगे जाएगी, और सैलरी लाखों में है। लेकिन हम इन किसी भी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। हम तो बस ये देखते हैं हमारे सामने रोजगार का संकट है, पैसे कमाने, चलो कुछ भी करते हैं, करना शुरू करते हैं, सफल हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई दूसरा काम करेंगे।
या ये देखते हैं कि मेरे सामने एक नई दुकान खुली है, देखते देखते उसने बहुत अच्छी दुकान कर ली, चलो मैं भी दुकान खोल लेता हूं। अक्सर आप लोग देखते हैं एक किराने की दुकान खुलती है किसी मोहल्ले में, थोड़े सालों बाद देखिए आप छोटी छोटी जगहों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत सारी किराने की दुकान खुलती चली जाती है और वो सालों तक वहीं रहते हैं, कभी उनको बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं मिलती अपनी लाइफ के अंदर। कारण वही है कि हम अपनी जरूरतों के आधार पर काम करते हैं, अपनी स्किल के आधार पर काम कभी नहीं करते। अगर जिम्मेदारी बढ़ गई तो मेहनत और करेंगे और पैसा आ गया तो फिर ऐश करेंगे, यही करते हैं दोस्तों। जबकि हकीकत यह है कि मेहनत का दायरा आपका हमेशा वही रहना चाहिए हर परिस्थिति के अंदर, ना कम ना ज्यादा। हां, ज्यादा आप कर सकते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और घूमने फिरने का जो तरीका है वो इसलिए होता है ताकि जो आप मेंटल प्रेशर लेते हैं, जो काम आप लगातार करते हैं, उससे आपको रिलीफ मिले कुछ, इसलिए यहां पर हमें घूमने फिरने का एक तरीका भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लेकिन हम जब पैसा होता है तब घूमने जाते हैं और जब कंगाली होती है या तकलीफ होती है तो हम 12 की जगह 14 घंटे 15 घंटे काम करने लगते हैं कि शायद अब कुछ आउटपुट निकल आएगा। दोस्तों, यह तरीका हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हैं। हमें यह पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत से लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वो उसके आधार पर काम भी करते हैं और जिंदगी में बहुत आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन 90% लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी में उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और यदि ये चीज आपको पता लग जाए और फिर उसके आधार पर आप अपना काम तय करें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। और यह काम एस्ट्रोलॉजी बहुत आराम से करती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत झगड़ालू किस्म का है, आए दिन मारपीट करता रहता है, आप परेशान है कि मैं क्या करूं, ये तो बहुत झगड़ा करता है, मारपीट करता है, समझ ही नहीं आती क्या करें, तो क्या आप उसकी उस आदत को बदल सकते हैं? एक तो तरीका है हम अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें उसको समझाएं ताकि वो चीज को समझे, लेकिन वो काम तो आप कर रहे हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आती बात। तो उस कुंडली के आधार पर तय हो सकता है कि इसके ऊपर किस जगह पर काम करना है हमें। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, ये हकीकत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति की कुंडली देखी थी। मैं जब भी कुंडली किसी की देखता हूं तो उनसे ये नहीं पूछता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं, या कोई क्वेश्चन आपका क्या है, मैं कभी नहीं पूछता। मैं सिर्फ कुंडली एनालिसिस करता हूं और कुंडली एनालिसिस करके बताता हूं कि आपके जीवन के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह का है, आपका नेचर क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका काम का क्षेत्र क्या होना चाहिए, हर चीज। फिर उसके बाद पूछता हूं कि अब आप बताइए आपका प्रश्न क्या है, तो 99% लोगों के तो कोई प्रश्न बचते ही नहीं है। एक आधा कोई प्रश्न होता है तो मैं उसका भी उनको रिप्लाई जरूर देता हूं। तो जब मैं वो कुंडली देख रहा था तो उसके अंदर मुझे एक चीज नजर आ रही थी कि बच्चे के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन इसको 20-25 साल से पहले की एज के अंदर कुछ ऐसी महादशाएं इसको चल रही है, यदि इस बच्चे को नहीं संभाला गया तो ये लाइन से बाहर भी हो जाएगा। अब जब मैंने उसका कुंडली का एनालिसिस किया तब उनके फादर ने मुझे बताया कि आई एम ए डॉक्टर और मेरा बेटा भी ये MBBS करके डॉक्टर बन चुका है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरी वाइफ भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानती है और उनको पता था कि इसके 11वें भाव के अंदर ये राहु बैठा हुआ है और ये इस तरह का रिएक्शन इनको देगा। इसलिए उन्होंने बचपन से उस बच्चे की केयर इस तरह से की है कि उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी अकेले जाने नहीं दिया, हर वक्त वो उनके साथ रहती थी। यहां तक कि जब उनका मेडिकल में एडमिशन हुआ उस 5 साल के दौरान भी उन्होंने उसे हॉस्टल में नहीं जाने दिया। उस शहर के अंदर वो किराए पे कमरा लेकर के अपने बेटे के साथ रही 5 साल और हमेशा उसको संभालती रही। रिजल्ट यह है कि आज मेरा बेटा MBBS है और अब MD करने जा रहा है। दोस्तों, एग्जाम्पल को समझिए। अगर वहां पर बचपन के अंदर उनकी माताजी ने ये अपनी लाइफ से समझौता नहीं किया होता कि मुझे अभी केवल और केवल मेरे बच्चे पर ध्यान देना है क्योंकि यहीं पर वो जगह है जहां ये बिगड़ेगा, क्योंकि इसके ग्रह ये बोल रहे हैं, अगर वहां वो उसको संभालने में कामयाब हो गई तो आज उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बेहतर हो गई, बच्चों की भी और मां बाप की भी। क्योंकि अब उसकी जिंदगी के अंदर जो ग्रह चल रहे हैं वो उसको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और अब उन्हें इस चीज का डर बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा अब
लाइन से बाहर चला जाएगा, क्योंकि हर ग्रह का एक समय होता है अपना फल देने का। ना वो उससे पहले देता है, ना उसके बाद में देता है। लेकिन जो हमारी कुंडली होती है उसमें जो स्थायी तौर पर ग्रह बैठे होते हैं, उसके परिणाम हमें समय आने पर मिलेंगे, लेकिन उसके गुण स्थायी तौर पर हमारे अंदर जरूर होते हैं। और जब वो समय आता है तब वो गुण हमारे अंदर अधिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें परिणाम कम या ज्यादा मिलते हैं। ऐसे में यदि मान लीजिए बच्चा शरारती भी है, तो आपको उसे सेना में या पुलिस में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपका मुकाबला ऐसी ही एनर्जी से होता हो, आपको उस बच्चे को उसी फील्ड में डालना चाहिए। यानी हमारे जीवन का क्षेत्र और हमारी मंजिल दोनों ही ये तय होनी चाहिए कि हमें जाना किस ओर है। फिर आप दाएं बाएं मत देखिए कि वो क्या कर रहा है, ये भी मैं कर लूंगा तो मेरा चल जाएगा। नकल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक विशेष खूबी दी है, आप सिर्फ उस पर फोकस करिए। जिंदगी के अंदर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, जिंदगी में बार बार कुंडलियां दिखाई भी नहीं जाती, और यही कारण था कि जब हमारे घरों में बच्चे जन्म लेते थे, तब उस समय पर विप्र पंडित लोग आते थे, उसकी कुंडली बनाते थे, नामकरण संस्कार होता था और बताया जाता था कि इस बच्चे के अंदर क्या गुण है और ये क्या बन सकता है, क्या संभावनाएं इसके जीवन में बनती है। तभी तो महात्मा बुद्ध के लिए वहां पर कहा गया कि राजन, या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा। ये चीज हमारे जीवन में पहले सम्मिलित थी, लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्होंने हम पर शासन करना था, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया, हमारी विचारधाराओं को खत्म कर दिया, हमारे छोटे छोटे वो कर्म जिससे हम बंधे हुए थे, सब कुछ खत्म कर दिया और हमें उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बना बैठा है। हम अपने अलावा किसी और की सोचते ही नहीं है, सिर्फ हमें अपने से मतलब है। दोस्तों, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट गाइडलाइन होती है इंसान के लिए कि इंसान को अपने जीवन में कैसे, कहां और किस तरीके से आगे बढ़ना है। और इसी के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना भी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, अगर आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपना काम उसी तरह से निर्धारित करेंगे। फिर समय ऊपर नीचे होता है, थोड़े बहुत परिणाम ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उससे आप घबराएंगे नहीं, वरना बार बार आपको अपनी समस्याओं को लेकर के कहीं जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, और थोड़े समय हो सकता है आपको रिलीफ मिले, बाद में फिर कोई नई प्रॉब्लम, फिर कहीं और, फिर कहीं और ये क्रम चलता ही रहेगा। और एक दिन आप फेडअप हो जाएंगे कि यार मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक डिप्रेशन की भावना इंसान के अंदर आ जाती है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं ये बता पाऊं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी में काम करती है और कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। अब इसी चीज को प्रैक्टिकल अप्रोच में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर मैं अगला वीडियो बना करके जरूर लेकर आऊंगा और कंटिन्यूएशन में लेकर आऊंगा। यानी कल का जो वीडियो होगा वो इसी पर होगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।